गुड आफ्टरनून सगळ्यांना अँड थँक्यू व्हेरी मच. आज आपलं कोविडचं मॅटर्नल हेल्थ अँड कोविड-19चं महत्वाचं सेशन आहे. या सेशनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आपला हा जो उपक्रम आहे हा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुणे आणि जपायगो यांच्या कोऑर्डिनेशनने प्रोजेक्ट ब्रीथ अंतर्गत आपण हे ऑनलाईन ट्रेनिंग घेतोय. आजचं ट्रेनिंग घेण्यासाठी आपल्याबरोबर डॉक्टर सुनीता धमीजा मॅडम आहेत, जे जपायगो मध्ये ऍडवायझर म्हणून काम करतात मॅटर्नल न्यूबॉर्न अँड चाइल्ड हेल्थसाठी. मॅडमला खूप वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे मॅटर्नल हेल्थचा आणि कोविड मध्ये पण त्यांचं नॉलेज खूप छान आहे आणि ते तुमच्याबरोबर प्रॅक्टिकल आणि सोप्यात सोप्या भाषेमध्ये समजून सांगायचा प्रयत्न करतील. आजचं लेक्चर हिंदीमध्ये असेल, पण तुम्ही मॅडमला दिलखुलासपणे प्रश्न विचारा. तुम्हाला काही डाऊट असेल किंवा काही शंका असेल किंवा तुमचे काही एक्सपिरियन्सेस शेअर करायचे असेल तर त्याबद्दल पण तुम्ही मॅडमला विचारू शकता. सर्वांनी पूर्ण सेशन अटेंड करा. चॅट बॉक्स मध्ये पण तुम्ही क्वेश्चन टाकू शकता आणि हे सेशन आपण रेकॉर्ड करतोय. कॅमेरा ऑन ठेवा म्हणजे मॅडम तुम्हाला बघू शकतील आणि तुम्ही पण मॅडमला बघू शकाल. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. डॉक्टर सुनीता मैडम, ओवर टू यू. ओके, थैंक यू आकाश. सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून. यस, सो हम लोग मैं ये प्रेजेंटेशन हिंदी में लूंगी बिकॉज मुझे मराठी नहीं आती है, अदरवाइज आई लव टू टेक द सेशन इन मराठी. तो हिंदी सबको क्लियर है ना? ओके मैम. ओके मैम. ओके, सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, जो कि आप लोग जो सर्विसेज देते हैं वो है आप मैटरनल हेल्थ की सर्विसेज जो हम बात कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन की ड्यूरिंग डिलीवरी एंड पोस्टमार्टम पीरियड में, तो उनकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करते हैं ना. तो मैं लेट मी शेयर माय प्रेजेंटेशन. यस मैम, दिख रहा है. ओके, सो आप लोगों के अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर प्रेजेंटेशन के बाद में आप लोग अपने को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं. ठीक है, तो अपने जो भी कोई आपके क्वेश्चंस होंगे उसको प्लीज चैट बॉक्स में लिख लीजिए या अपने एक पेपर पेन पे लेकर के लिख के रख लीजिए. ओके, सो इस प्रेजेंटेशन में हम लोग शेयर करेंगे कि प्रेग्नेंट वुमेन इंट्रापार्टम और इमीडिएट पोस्टपार्टम, यानी कि जब महिला आपके पास है हॉस्पिटल में और प्रेगनेंसी में भी है तो उसकी केयर कैसे करनी है, वैक्सीन का क्या स्टेटस है प्रेगनेंसी और लैक्टेटिंग वुमेन में, माइल्ड मॉडरेट सीवियर केसेस, टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या है, इन सब के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन में बात करेंगे. ये देखिए, मिनिस्ट्री की तरफ से MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक एडवाइजरी निकली थी 16 जून को कि किसी भी सर्कमस्टेंसेस, कोई भी परिस्थिति हो, अगर कोई गर्भवती महिला आपके अस्पताल में सेवा लेने के लिए आती है तो ये अवसर आपको चूकना नहीं है, आप मना नहीं करेंगे उसको, और वो जिन सेवाओं के लिए आई है उस सेवा उसको आप प्रदान करेंगे. तो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में मना नहीं उसको करना है सेवाएं देने के लिए. ठीक है, अब जो है वो जब भी आप बात करते हैं कि कोई महिला जो है वो उसको जब वो सुनती है कि कोविड हो रहा है या ऐसा, या आप भी जब सुनते हैं तो एक डर सा मन में हमेशा उठता है कि किस चीज का डर होता है वो, कि क्या डायग्नोसिस होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, ये डिसीज कैसे प्रोग्रेस करती है, क्या हमको कहीं एक अलग जगह पे आइसोलेट तो नहीं कर देंगे, या कोई पनिशमेंट तो नहीं देंगे, सजा तो नहीं देंगे किसी चीज के लिए, या इतनी बढ़ जाएगी तकलीफ कि डेथ हो सकती है उससे, और डेथ हो जाती है तो आप लोग देख रहे हैं आजकल जब बहुत ज्यादा केसेस हो रहे थे तो क्रिमेशन ग्राउंड्स पे एंड बरियल्स पे कितना मुश्किल हो रहा था. तो लास्ट राइट्स में हमारे रिलेटिव्स को देखने को भी मिलेगा कि नहीं, कई सारे डर एक साथ मन में उठते हैं जब ये हम कोविड के बारे में सुनते हैं. खासकर प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं, जब उनको पता है कि वो उनके साथ साथ वो एक बच्चा भी उनके अंदर है, तो उनको डबल रिस्क और एक डबल डर बैठा हुआ होता है. इस डर को हम कैसे दूर कर सकते हैं?
हम एज प्रोवाइडर्स जो है वो कैसे दूर कर सकते हैं, उनको नॉलेज दे सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं कि कैसे इससे बचाव संभव है, कोविड से कैसे बचाया जा सकता है अपने आप को, जो हमको पता है कि इसकी स्ट्रेटजी है प्रिवेंशन की, कि आप जो है वो हाथों को सैनिटाइज करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें और मास्किंग करें। तो SSM जो है, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड मास्किंग, ये जो है वो आपके 3 क्राइटेरिया है बेसिकली प्रिवेंशन के। और अब जो है वो उसके साथ वैक्सीनेशन यानी कि जो है वो जिसको हम कहते हैं टीकाकरण, तो वो भी जुड़ गया है। तो हम उनको नॉलेज दे सकते हैं कि कैसे वो इससे बच सकती हैं, और अगर कोविड के सिम्टम आते हैं तो सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि वो तुरंत आपको इस चीज के बारे में बताएं और अर्ली डायग्नोसिस हो सके और हम उसका मैनेजमेंट टाइम से शुरू कर दें, तो उससे आगे आगे सीवियर होने से बच सकते हैं। तीसरा वैक्सीनेशन, जो भी हमने बात करी कि प्रिवेंशन का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। और साथ में अगर आपके पास जब वो फैसिलिटी में आती है तो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह उसके साथ अगर हम काम करते हैं, एक सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं, तो महिला का डर जो है वो आधे से ज्यादा खत्म हो जाता है। तो ये चीजें करके हम उसके डर को कम कर सकते हैं। रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, RMC, ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि जब भी माँ आपके पास आ रही है, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी सेवा के लिए आपके पास आ रही है, चाहे फैमिली प्लानिंग की हो, चाहे वो एंटीनेटल चेकअप के लिए, डिलीवरी कराने आ रही है, या फॉलोअप के लिए आ रही है, किसी भी चीज के लिए आपके पास आ रही है, रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर, आदरपूर्ण उसके साथ व्यवहार करना है। ये इस खासकर कोरोना पीरियड में ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिला जो है वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई होगी आपके पास जो आएगी। तो रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर एक बहुत ही, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ठीक है। गवर्नमेंट सिस्टम में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 तरीके की फैसिलिटीज होती हैं कोविड केसेस के लिए। सबसे पहला जो बेसिक है वो है कोविड केयर सेंटर, CCC, ये आप लोग सब जानते हैं। CCC कोविड केयर सेंटर बहुत ही बेसिक फैसिलिटी है, माइल्ड केसेस के लिए होती है। अगर होम आइसोलेशन नहीं कर रहे हैं और फैसिलिटी आइसोलेशन करना है, तो कोविड केयर सेंटर पे माइल्ड केसेस का आइसोलेशन किया जा सकता है। सेकंड नंबर पे आता है डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, DCHC, जहां पर कि मॉडरेट केसेस के लिए आप इसको इस सेंटर को बनाते हैं, जिनमें की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है और वो सीरियस नहीं है, ICU वगैरह की जरूरत नहीं है, तो डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर पे उनको रखा जा सकता है। एंड थर्ड जो कि टर्शरी केयर लेवल है, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं। ये हॉस्पिटल्स मेनली जो है वो आपके सीवियर केसेस के लिए हैं, और यहाँ पर आपका ICU होना चाहिए, उनमें वेंटिलेटर्स होने चाहिए, ऑक्सीजन बेड्स होने चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। प्लस आपका एक रेफरल लिंकेज होना चाहिए नीचे के दोनों सेंटर्स के साथ, कोविड केयर सेंटर के साथ और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर के साथ, ताकि वहां पर कोई पेशेंट जो कि माइल्ड या मॉडरेट है, अगर वो सीरियस होता है तो वो वहां डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उसको रेफर किया जा सके। तो 3 तरह की फैसिलिटी आप जानते हैं कि गवर्नमेंट सिस्टम में हमारे कोविड से रिलेटेड उपलब्ध है। गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये कुछ स्लाइड्स जो हैं आप देख रहे हैं, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NHM की जो है, अभी एक वेबिनार हुआ था पूरे कंट्री के लिए, वहां से ये कुछ स्लाइड्स ली हैं। तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है? जब भी हम कोविड केसेस के लिए करते हैं या डिलीवरी के लिए हमारे पास क्लाइंट आती है, कि डिलीवरी सर्विसेज जो है वो ऐसा नहीं है कि कोविड है तो वहां हम डिलीवरी सर्विसेज देना बंद कर देंगे। जो फैसिलिटीज डिलीवरी पॉइंट्स हैं वो डिलीवरी सेवाएं देना कंटिन्यू करेंगे। उन डिलीवरी पॉइंट्स पे आइसोलेशन एरिया होना चाहिए, यानी कि सेपरेट लेबर रूम और OT होना चाहिए उन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो कि कोविड इन्फेक्टेड है या सस्पेक्टेड है। ठीक है। और ये सेप्टिक लेबर रूम और OT जो आप लोगों के अस्पताल में बना हुआ है, उसको भी इस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। एक मतलब आइसोलेशन वार्ड, लेबर रूम और आइसोलेशन OT बनाया जा सकता है। कोविड इन्फेक्शन अगर किसी को है तो जरूरी नहीं है कि ऐसे केसेस को आपको सिजेरियन करना है। सिजेरियन केवल इंडिकेटेड केसेस में, जहां इंडिकेशन है, मान लो CPD है, बच्चा ऑब्स्ट्रक्ट लेबर में जा रहा है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, ऐसी कुछ कंडीशन है, या फिर आपको लगता है कि डॉक्टर ने बोला है कि ऐसे ये वाला केस में ये प्रॉब्लम है और इसको सिजेरियन करना है, तो ही सिजेरियन करना है। ऐसा नहीं है कि हर केसेस को सिजेरियन करने की जरूरत है। कोविड केसेस को नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी बहुत ही सेफ है कोविड इन्फेक्शन में।
असिस्टेड वैजाइनल डिलीवरी यानी कि वैक्यूम लगाना है या फोर्सेप्स करके बच्चे को डिलीवर किया जा सकता है अगर आपको लगता है कि सेकंड स्टेज को कट शॉर्ट करना है, छोटा करना है तो, ठीक है। और कोविड सस्पेक्टेड या कोविड कंफर्म केसेस जो हैं उनको जब भी वो आपके नॉन कोविड वाली फैसिलिटी पे आते हैं और ऐसा लग रहा है आपको कि इमिनेंट डिलीवरी होने, मतलब इमिनेंट लेबर में यानी कि डिलीवरी होने ही वाली है, तो आप उनको मना नहीं करेंगे कि हमारा तो कोविड हॉस्पिटल नहीं है, हम नहीं करा सकते। अगर इमिनेंट डिलीवरी है, होने ही वाली है, तो आप उस क्लाइंट को डिलीवर कराइए अपनी फैसिलिटी पे, और डिलीवर कराने के बाद जब दोनों माँ और बच्चा स्टेबल हो जाए तब आप उसको कोविड में रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और कोविड सेवाएं देने के लिए और ज्यादा जरूरी है कि जो ब्लड बैंक्स या ब्लड स्टोरेज यूनिट्स आपके यहाँ पर हैं वो सारे फंक्शनल हों। तो ये जो है ना कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी गाइडलाइंस में डाले हैं, ठीक है। अब जब भी कोई केस आपके अस्पताल में आ रहा है, आपको पता करना है कि वो कोविड नेगेटिव है या सस्पेक्ट है या पॉजिटिव है। 3 तरीके के केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो उसको सबसे पहले जानने का कि ये कोविड केस है कि नहीं, ये जानने के लिए जो तरीका है, जो सक्सेस है, वो है ट्राइजिंग। तो ये ट्राइजिंग किस बेसिस पे करते हैं? ये ट्राइजिंग का मतलब ये होता है कि जो भी महिला आपके अस्पताल में आ रही है उसको एक चेकलिस्ट में कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं आपके पास, वो प्रश्न उससे पूछेंगे और उसके बेसिस पे हम उसको स्क्रीन कर देंगे कि ये नेगेटिव केस हो सकती है, ये सस्पेक्टेड केस हो सकती है या ये कंफर्म केस है, ठीक है। और ज्यादातर जो ट्राइज का एरिया आपका है वो अस्पताल की एंट्रेंस पे हो तो ज्यादा अच्छा है, और वहां पर कोई ट्रेन नर्सिंग कुछ सिस्टर जो है वो इंचार्ज सिस्टर वहां पर बैठी हो, पूरा पीपीई पहना हुआ होना चाहिए, और एक डेजिग्नेटेड रूम, एक सेट रूम होना चाहिए कि ये ट्राइज रूम है, और एंट्रेंस पे हो, और चेकलिस्ट हो उनके पास, ठीक है। तो चेकलिस्ट के बेसिस पे आप पूछ लेते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं डिटेल, और सिम्टम्स वगैरह पूछते हैं, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं। तो ट्रायल जब आप करेंगे तो उस कमरे के अंदर क्या क्या होना चाहिए? उस कमरे के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा आइटम्स नहीं होने चाहिए, जितना हो सके बहुत ही जरूरी जो चीजें चाहिए आपको ट्राइज करने के लिए, आपको रजिस्टर चाहिए, पेन, ये जो भी एग्जामिन करने के लिए, हिस्ट्री लेने के लिए चेकलिस्ट चाहिए। तो जो जरूरी सामान है वो ही ट्राइज रूम में होना चाहिए, अननेसेसरी सामान नहीं होना चाहिए। नेगेटिव प्रेशर होना चाहिए कमरे का। ये नेगेटिव प्रेशर यूजुअली एसी से किया जा सकता है, एयर कंडीशनिंग से, बट अगर एयर कंडीशनिंग पॉसिबल नहीं है तो एग्जॉस्ट फैंस लगाए जा सकते हैं, ताकि कमरे का जो हवा है वो बाहर फेंक दें, तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तीसरा जो है, उस कमरे में स्टाफ की और विजिटर्स की एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए। एंड चौथा जो है वो ये है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जरूर फॉलो करेंगे, आप करें चाहे प्रोवाइडर या आने वाले आपके पास क्लाइंट्स हो, ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जरूर फॉलो करना है। पीपीई पहनना है, हैंड हाइजीन रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, और पीपीई में मास्क भी आ जाता है। अब जब आप ट्राइज करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं और करते हैं, जब आपको लगता है कि ये केस जो है उसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, या हिस्ट्री है कांटेक्ट की या ट्रैवल की हिस्ट्री है, इन चीजों से आपको लगता है कि ये कोविड केस हो सकता है, सस्पेक्टेड हो सकता है, तो नेगेटिव, तो आप क्या करते हैं, उनको सैंपल लेते हैं, ठीक है, और सैंपल लेके उनकी टेस्टिंग करते हैं कोविड के लिए। और कोविड की सैंपलिंग जब आप करते हैं, और तब तक जो है वो केसेस, उन केसेस को आप जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड एरिया के अंदर रख सकते हैं, जब तक कि ये पता ना लग जाए कि वो टेस्ट के बाद नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जो नेगेटिव केसेस होंगे उनको आप रूटीन प्रेग्नेंट वुमेन की तरह ट्रीट करेंगे, रूटीन एंटीनेटल करेंगे, ओपीडी करेंगे। और अगर आपको लग रहा है वो लेबर में है तो उसको आप रूटीन लेबर रूम में आपका भेजेंगे जहां पर वो डिलीवरी कराएगी, और एक बर्थ कंपेनियन को अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स वाइज वो सस्पेक्टेड है, आपने सैंपल ले लिया टेस्ट के लिए, और आपने उसको सैंपल लेके सस्पेक्टेड डेजिग्नेटेड एरिया में रख देंगे उनको, जब तक कि टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती, ठीक है। और जो अगर कंफर्म हो गया टेस्ट के बाद कि ये पॉजिटिव केस है, तो आप फिर उसको चेक करते हैं कि ये माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या सीवियर केस है, या इसकी डिलीवरी तुरंत होने वाली है या टाइम लगेगा। तो उसके हिसाब से आप करते हैं। अगर डिलीवरी तुरंत होने वाली है, इमिनेंट है, तो आप उसको डिलीवर कराते हैं सेप्टिक यानी कि आइसोलेटेड लेबर रूम में या ओटी में, डिपेंडिंग कि नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है।
और अगर आपको लगता है कि इमिनेंट नहीं है और आपके पास सुविधा नहीं है, तो आप उसको फिर जो डेडिकेटेड अभी हमने जो कोविड हॉस्पिटल्स की बात करी है वहां पर उसको रेफर करें। तो ये ट्राइज का पर्पस क्या होता है? ट्राइज एंट्रेंस पे हम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि जो भी सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस हैं उनकी मिक्सिंग ना हो आपकी नॉर्मल केसेस से, ठीक है, ताकि जो नॉर्मल केसेस हैं वो भी इनके कांटेक्ट में आके इन्फेक्टेड ना हो जाए। तो बेसिक पर्पस ट्राइज का ये होता है। तो ट्राइज करने के बाद हमने बात करी कि हमारा डेजिग्नेटेड लेबर रूम और ओटी होना चाहिए। तो इसको भी हमको प्रिपेयर करके रखना है ताकि हम कोविड सस्पेक्टेड या कंफर्म केसेस की डिलीवरी यहाँ पर करा सके। तो वहां पर लेबर रूम और ओटी में प्रिपेयर्डनेस में क्या क्या चीजें आती हैं कि आपके पास सफिशिएंट सप्लाईज होनी चाहिए पीपीई की, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, यूनिवर्सल प्रिकॉशन आप लोगों को सभी को पता है कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में 6 से 7 यूनिवर्सल प्रिकॉशन आते हैं। हैंड हाइजीन आता है, वेस्ट का डिस्पोजल आता है, बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल, क्लीनिंग, एनवायरमेंटल क्लीनिंग की बात आती है कि आप फ्लोर को, इन बाकी चीजों को हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से कैसे साफ करेंगे, शार्प्स का डिस्पोजल कैसे करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की या चीजों की प्रोसेसिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के यूनिवर्सल प्रिकॉशंस हैं। इनके प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं इन्फेक्शन प्रिवेंशन के, तो इनको फॉलो करना है। बर्थ कंपेनियन या विजिटर्स की एंट्री जो है बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड रखनी है, केवल एक क्लाइंट के साथ एक बर्थ कंपेनियन या विजिटर अलाउ करना है। स्टाफ जो ओटी के अंदर जो स्टाफ है वो भी मिनिमम होना चाहिए और पूरा पीपीई पहना हुआ होना चाहिए। और जब क्लीनिंग आप करते हैं, एक केस कोविड केस का आपने सर्जरी करी है, सिजेरियन किया है, उसके बाद प्रॉपर क्लीनिंग टाइम देना चाहिए ऑपरेशन थिएटर को या लेबर रूम को। जो स्टाफ जो कि सर्विसेज दे रहा है वो पूरा पीपीई पहन के होना चाहिए और ट्रेंड होना चाहिए डॉनिंग एंड डॉफिंग वगैरह में। डॉनिंग एंड डॉफिंग आप लोगों को पता है, डॉनिंग मतलब पूरा पीपीई कैसे पहनना है एंड डॉफिंग मतलब किस तरीके से उतारना है, उसमें ट्रेंड होना चाहिए। और स्टाफ जो है उसको रेगुलर हैंड हाइजीन प्रैक्टिसेस पूरी करनी है बिफोर एंड आफ्टर। जब हम 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन पढ़ते हैं जिसमें कि 5 टाइमिंग्स ऐसे होते हैं जब हमको हाथों को अपना साफ करना होता है बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनिंग ईच पेशेंट, कोई भी स्टेराइल प्रोसीजर कर रहे हो, एनवायरनमेंट को टच किया है आपने, या कुछ जो आपके एक्सक्रीटा निकल रही हैं, यूरिन एंड स्टूल वगैरह, उनको टच हुआ है। तो ये 5 मोमेंट्स होते हैं जिसमें आपको हैंड हाइजीन जरूर करनी चाहिए। टेस्ट की बात करेंगे, हमारे रूटीन टेस्ट आप लोगों को सबको पता है कि प्रेगनेंसी में जो यूनिवर्सल टेस्टिंग आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस पता है कि हीमोग्लोबिन करते हैं, ब्लड ग्रुप करते हैं, ओजीटीटी करते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि ग्लूकोज ब्लड शुगर चेक करते हैं, और एचआईवी टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन एचबीएस एजी, वीडीआरएल करते हैं सिफिलिस के लिए, टीएसएच करते हैं थायराइड के लिए, हेपेटाइटिस सी एंटीजन करते हैं, और एंडेमिक एरिया जहां पर सिकल सेल डिसीज ज्यादा कॉमन है वहां पर सिकलिंग टेस्ट करते हैं, और साथ में यूरिन रूटीन करते हैं जिसमें शुगर के लिए, प्रोटीन के लिए और एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया के लिए चेक करते हैं। और अगर लगता है कि कोई इन्फेक्शन है तो आप सर्वाइकल स्वैब्स या हाई वेजाइनल स्वैब वगैरह लेते हैं कल्चर के लिए। अल्ट्रासाउंड, जहां तक गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है प्रेगनेंसी में, एक अल्ट्रासाउंड मिनिमम जो गवर्नमेंट की तरफ से इंडिकेटेड है उसकी गाइडलाइंस है 18 से 20 हफ्ते, 18 to 19 वीक्स है एग्जैक्टली, ठीक है। तो उसमें कम से कम अगर एक ही अल्ट्रासाउंड करना है तो कम से कम 18 से 19 हफ्ते के बीच में एक अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, ताकि उसमें कंफर्म भी हो जाए चीजें प्रेगनेंसी की, और साथ में कोई बच्चे में कोई कंजेनेटल एनोमली तो नहीं है, कुछ जन्मजात विकृति तो नहीं है, उसके बारे में भी पता चल जाता है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सस्पेक्टेड कोविड केस है तो फिर आप कौन कौन से टेस्ट करेंगे? आप कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट कर सकते हैं, आरटीपीसीआर कर सकते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आरटीपीसीआर थ्रोट स्वैब एंड नेजल स्वैब से, सीबीसी, सीआरपी, डी डाइमर, एलडीएच, इंटरल्यूकिन 6, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे एंड एचआरसीटी टेस्ट। तो ये जब करना है जब आपको लगता है कि कंफर्म सस्पेक्टेड केस है कोविड के लिए।
अदरवाइज ऊपर के जो टेस्ट हमने तीनों में बात कर रहे थे वो रूटीन प्रेगनेंसी के टेस्ट है। प्रेगनेंसी में जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है, आईसीएमआर का गाइडलाइन क्या कहती है कि कब प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड के लिए टेस्ट कराना चाहिए। गाइडलाइन ये कहती है कि सभी प्रेग्नेंट वुमेन को जो उनकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है उससे 5 से 7 दिन पहले एक टेस्ट सभी का कोविड के लिए हो जाना चाहिए। या फिर अगर क्लाइंट ने तब नहीं कराया हो और आपके पास इमरजेंसी में आ रही है तब आप इमरजेंसी में कर लें, या अगर लगता है कि आपको वो केस को एडमिट करना है तो एडमिटेड केस में तो जरूर ही करना है, आपको तुरंत उसी टाइम पे रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है और देखना है। अगर आपकी महिला कहती है कि उसको सिम्टम्स है कोविड के और रैपिड एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है तो आप आरटीपीसीआर जरूर करिए और उससे कंफर्म करिए कि वो क्लाइंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर पॉजिटिव है एंटीनेटल क्लाइंट तो उसको फिर आपको एडमिट करना है। अगर पॉजिटिव है तो अब क्या, ठीक है, पॉजिटिव है तो क्या कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है, माइल्ड केसेस है तो होम आइसोलेशन भी कर सकते हैं। तो कौन सी अप्रोच यूज करनी है, कैसे करनी है पॉजिटिव केसेस में, थेराप्यूटिक मैनेजमेंट यानी कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्या टेस्ट कराने हैं, क्या दवाइयां देनी है, क्या डाइट एडवाइस करनी है, क्या मॉनिटरिंग, किन चीजों की मॉनिटरिंग करनी है, कब टेस्टिंग दोबारा करनी है, इन चीजों के बारे में अब हम आगे बात करते हैं कि अगर कोई टेस्टेड पॉजिटिव आ जाता है कोई केस तो हमको आगे क्या करना चाहिए। जब भी हम बात करते हैं कि अभी हम शुरू कर रहे हैं एंटीनेटल से, ठीक है, तो एंटीनेटल मतलब प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आ रही है, उसको आपको एंटीनेटल चेकअप्स कराने हैं या प्रेग्नेंट वुमेन को आपको कुछ सलाह देनी है, ठीक है, एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ठीक है। तो आपको उसको किस किस चीजों के बारे में आपको उसको बताना चाहिए या आपको किन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1 कि अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसका माँ पे क्या असर होगा। नंबर 2, कोविड इन्फेक्शन का बच्चे पे क्या असर होगा। तीसरा, कैसे एक प्रेग्नेंट वुमेन दूसरे प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड इन्फेक्शन फैले नहीं उसको रोक सकती है फैलने से। कैसे एक कोविड इन्फेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को इन्फेक्शन स्प्रेड करने से रोक सकती है, यानी कि कोविड इन्फेक्शन प्रेग्नेंट वुमेन से स्प्रेड न हो दूसरे लोगों में या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर में, इसके बारे में जानकारी। तो ये चीजें जो है वो हमें पता होंगी एज प्रोवाइडर्स, तो ही हम महिला को जानकारी इसके बारे में दे पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसका माँ पे क्या असर होता है। तो प्रेगनेंसी जो है वो डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्वायर। ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी है इसलिए कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा है। कोविड इन्फेक्शन होने का खतरा प्रेग्नेंट वुमेन को उतना ही है जितना कि नॉर्मल लोगों को होता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है, लेकिन कोविड इन्फेक्शन अगर प्रेग्नेंट वुमेन को हुआ है तो उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इन्फेक्शन के, सिवियरिटी जो है वो होने का खतरा ज्यादा है। कोविड इन्फेक्शन तो बराबर ही है, नॉर्मल जितने लोगों में होता है उतना ही इसको भी होगा, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन को अगर कोविड इन्फेक्शन हो गया एज कंपेयर टू दूसरे लोग या नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, तो फिर कोविड इन्फेक्शन के कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। इसीलिए जो है वो प्रेगनेंसी में खासकर सलाह दी जाती है कि पूरी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि SSM, यानी कि सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड मास्किंग, इन तीनों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। साथ में ऐसा नहीं है कि केवल प्रेग्नेंट वुमन को ही सलाह देनी चाहिए, प्रेग्नेंट वुमन के साथ साथ उसके फैमिली मेंबर्स को भी सलाह देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने फैमिली मेंबर्स को काउंसिल नहीं किया प्रिवेंशन के लिए तो हो सकता है वो कहीं से इन्फेक्शन ले आए घर में और उससे प्रेग्नेंट वुमन को हो जाए। तो काउंसलिंग जब आप प्रिवेंशन की करें तो प्रेग्नेंट वुमन और उसके फैमिली मेंबर्स सबकी काउंसलिंग करें, क्योंकि अगर प्रेग्नेंट वुमन को इन्फेक्शन होता है तो डिसीज सिवियर होने के चांसेस प्रेगनेंसी में ज्यादा हो जाते हैं और मदर को और बच्चे के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बच्चे में क्या इफेक्ट होता है, अभी तक तो हम बात कर रहे थे, बहुत गाइडलाइंस निकली थी इसके लिए और हमने कहा कि वर्टिकल ट्रांसमिशन यानी कि माँ से बच्चे में
कोविड इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता है। लेकिन मैं बहुत बड़ा शब्द कह रही हूँ यहाँ पर, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब कुछ केसेस ऐसे डॉक्यूमेंटेड हुए हैं कई अस्पतालों में, जहां पर कि देखा गया है कि माँ अगर कोविड पॉजिटिव थी तो वो बच्चा जो है वो भी कोविड पॉजिटिव पैदा हुआ। तो कुछ चांसेस ऐसे मिल रहे हैं जहां पर दिख रहा है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन हुआ है। ठीक है। दूसरी चीज हम देखें यहाँ पर के कंजेनेटल इन्फेक्शन के, तो कुछ केसेस जो हैं वो कंजेनेटल इन्फेक्शन के, यानी कि माँ से बच्चे में आने वाला जो इन्फेक्शन है वो दिखा है केसेस के अंदर। ठीक है। और दूसरा हम बच्चे में इफेक्ट देखते हैं कि ज्यादा चांसेस होते हैं अगर माँ को कोविड इन्फेक्शन है तो प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस थोड़े से देखे गए हैं ज्यादा हो रही हैं। फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन, यानी कि बच्चे का जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी नहीं हो पा रही है, स्मॉल साइज बेबी हो रहा है, और फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स के चांस ज्यादा हो रहे हैं मदर में कोविड इन्फेक्शन के साथ। ठीक है। यानी कि प्री एक्लेम्शिया के चांसेस भी ज्यादा हो रहे हैं मदर में। तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है वो माँ में और बच्चे में कोविड इन्फेक्शन के साथ ज्यादा देखने में आ रहे हैं। कौन सी कंडीशन में वो महिला ज्यादा रिस्क पे होती है कि अगर इसको कोविड इन्फेक्शन हुआ तो ज्यादा सीवियर हो सकता है? जिनको पहले से ही कोई तकलीफ है, पहले से ही कोई कोमॉर्बिडिटीज है, यानी कि कुछ बीमारी है पहले से ही जिसका इलाज ले रही है। जैसे अगर पहले से ही माँ को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, एस्थमा है, HIV है, हार्ट की डिसीज है, लिवर किडनी या लंग की कोई डिसीज है, या ब्लड डिस्क्रेजियाज है यानी कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स वगैरह है, या माँ कुछ इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन ले रही है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स ले रही है कुछ कैंसर के लिए या किसी और ऑटो इम्यून डिसीज के लिए, तो ऐसी महिलाओं को कोविड इन्फेक्शन सिवियर होने का खतरा ज्यादा होता है। ठीक है। जब भी हमारे पास महिला आए एंटीनेटल विजिट्स के लिए तो हमको किन चीजों का कोविड से रिलेटेड, वैसे तो हमको पता है कि हमारे 4 एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो मिनिमम है गवर्नमेंट के हिसाब से एंटीनेटल विजिट, और 4 क्या, हम तो कितनी सारी विजिट्स कर लेते हैं, 4 तो मिनिमम है ही, लेकिन हम कितनी सारी कर लेते हैं, और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो एंटीनेटल विजिट्स का नंबर और बढ़ जाता है। लेकिन कोविड अगर है तो उस केसेस में हम ऐसे क्या काम करें कि जितनी जरूरत है उतनी एंटीनेटल विजिट भी कर लें, और साथ में कुछ ऐसी सलाह दें कि वो घर पे भी मैनेज कर लें। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए, और भीड़ भाड़ ना हो आपके अस्पताल में, इसके लिए कोशिश ये करें कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग या टेली कंसल्टेशन के थ्रू जो है, या अपॉइंटमेंट बेसिस के थ्रू जो है वो क्लाइंट आपके पास आए, ताकि अस्पताल में भीड़ भाड़ आपकी ना हो और कोविड के फैलने का खतरा कम हो। तो क्या करना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है कि जरूरत नहीं है अभी एंटीनेटल विजिट के लिए उसको बुलाने की, तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं एंटीनेटल विजिट्स को, उनके बीच के इंटरवल को बढ़ा सकते हैं, 2 विजिट्स के बीच के इंटरवल को आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है। विजिट के लिए जब क्लाइंट आपके पास आई है तो उसके ड्यूरेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप मान ले एक महिला के को आप 15 से 20 मिनट आप पूरा का पूरा टाइम दे रहे थे पहले, तो अब उस विजिट के ड्यूरेशन को थोड़ा कम कर दीजिए, और जल्दी जल्दी जो चीजें करनी है, मैंडेटरी जो चीजें करनी है वो आप कम समय में करके उसको विजिट को पूरा क्वालिटी सर्विसेज दे सकते हैं। और विजिटर्स को लिमिट जरूर करें, या तो बिल्कुल स्टॉप कर दे, कोई विजिटर अलाउ ना करें, या फिर कम से कम महिला के साथ एक विजिटर आए जो उसका बर्थ कंपेनियन हो। ठीक है। तो ये चीजें हमको कोविड से रिलेटेड बहुत ध्यान रखनी है जब हम एंटीनेटल विजिट करते हैं। ठीक है। अभी हमने बात करी कि एंटीनेटल विजिट में तो वो आपके पास आ रही है, कुछ एंटीनेटल केयर जो है वो आप घर पे भी उसको सलाह दे सकते हैं ताकि उसको बार बार आपके पास आने की जरूरत ना पड़े। तो क्या काम ऐसे हैं जो घर पे किए जा सकते हैं? उसको डाइट की काउंसलिंग करनी है कि कैसे वो बैलेंस डाइट ले। ठीक है। ब्लड प्रेशर चेक करना है। ठीक है। तो अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट है वहां पर आशा या एएनएम है तो वो घर पे भी किया जा सकता है ब्लड प्रेशर चेक। मैटरनल वेट, माँ का वजन कितना, नॉर्मली हम एंटीनेटल विजिट्स में क्या चीज चेक करते हैं, है ना, कि माँ का ब्लड प्रेशर कितना है, वजन कितना बड़ा है, काउंसलिंग करते हैं और पूछते हैं बच्चा ठीक से घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, और ये चीजें घर पे भी की जा सकती हैं। तो डेली फीटल मूवमेंट काउंट, यानी कि
खाना खाने के बाद, मील्स के बाद महिला को बोलिए लेफ्ट लेटरल पोजीशन में करवट करके आराम करेगी 1 घंटा, और उस समय पे वो मूवमेंट्स काउंट करेगी कि बच्चे ने, क्योंकि खाना खाने के बाद बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिलता है तो बच्चे का मूवमेंट अच्छा होता है, तो मूवमेंट कितना हुआ है जो है वो ये काउंट करेगी। अगर 10 से ज्यादा मूवमेंट होते हैं तो आप ये देख रहे हैं चार्ट बना हुआ है, फीटल काउंट चार्ट, मंडे ट्यूसडे से लेकर पूरा संडे तक, ठीक है, कितनी बार वो आपका मूवमेंट हुआ बच्चे का, उसका वो पूरा चार्ट बना के रख सकती है। अगर उसको लग रहा है मूवमेंट कम हो रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो वो इन्फॉर्म कर सकती है आपको। बट कुछ काम जो है वो घर पे भी किए जा सकते हैं। जब आपने टेस्ट किया और आपने देख लिया कि ये पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस को देखने के बाद आप उसको देखेंगे कि उसकी सिवियरिटी कैसी है, वो माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है या सीवियर केस है। कैसे पता लगाएंगे कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर केस है? बेसिकली हम इसमें 2-3 चीजें जो है वो खासकर पता करते हैं। एक, क्लाइंट का रेस्पिरेटरी रेट कितना है, और दूसरा उसका SpO2 यानी कि ऑक्सीजन सेचुरेशन हम चेक करते हैं रूम एयर पे, ठीक है, पल्स ऑक्सीमीटर से। तो इसलिए आपके ट्राइज एरिया या एग्जामिनेशन रूम में आपके थर्मामीटर जरूर होना चाहिए उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए, और पल्स ऑक्सीमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, ये सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। अगर क्लाइंट कह रही है उसको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, हाइपोक्सिया भी नहीं है, सेचुरेशन बिल्कुल 95 से ऊपर है, और जस्ट सिम्टम्स हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के फीवर है, थोड़ा जुकाम, खांसी, गला खराब है, लेकिन सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, हाइपोक्सिया भी नहीं है, तो वो माइल्ड डिसीज है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी रेट 24 से ज्यादा है, 24 या 24 से ज्यादा है 1 मिनट में, और ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम एयर पे 93 या उससे कम है, तो वो मॉडरेट केस है, यानी कि हाइपोक्सिया होने लग गया है। और सीवियर केसेस में रेस्पिरेटरी रेट आपकी 30 से भी ऊपर चली जाएगी और SpO2 रूम एयर पे 90 से भी नीचे गिरने लगेगा, तो वो सीवियर केस है, ठीक है। माइल्ड केसेस के ठीक है, तो ये आपका सीवियर केस हो गया। माइल्ड केसेस के अंदर हमने बात करी कि जस्ट सिम्टम्स होंगे, फ्लू लाइक सिम्टम्स होंगे, माइल्जिया यानी कि मसल पेन्स वगैरह, बॉडी एक होगा, और एनोस्मिया यानी कि स्मेल नहीं आ सकती है, टेस्ट नहीं आ सकता है, थोड़ा वॉमिटिंग, डायरिया। माइल्ड सिम्टम में जस्ट आपके सिम्टम्स हैं लेकिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कोई नहीं है। मॉडरेट केसेस में क्या हुआ, लोअर रेस्पिरेटरी, माइल्ड में अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मॉडरेट के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी आ गया, लंग्स इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। फीवर आपका ठीक नहीं हो रहा, 5 दिन से ऊपर हो गया, रिफ्रैक्टरी फीवर है, न्यूमोनिया हो गया, लंग में इन्फेक्शन आ गया, और एबनॉर्मल ब्लड गैसेस आ रही है, ठीक है। और हमने बोला था रेस्पिरेटरी रेट आपकी 24 से ऊपर चली जाएगी और ऑक्सीजन सेचुरेशन रूम एयर पे 94 से 93 से नीचे आ गया है, ठीक है। सीवियर में क्या होगा कि रेस्पिरेटरी रेट 30 से ऊपर हो गया, ऑक्सीजन सेचुरेशन 93 से भी नीचे हो गई, ठीक है। और इस ऐसे केसेस के अंदर आप देखोगे कि 50% से ज्यादा लंग डैमेज आपको मिलेगा चेस्ट एक्सरे पे और CT स्कैन में, ठीक है। फिर चौथे होते हैं क्रिटिकल केसेस। क्रिटिकल केसेस जो है वो, उसमें आपको क्लाइंट हो सकता है शॉक में मिले और रेस्पिरेटरी फेलियर में मिले, और ऐसे केसेस को आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन देने की जरूरत पड़ सकती है, ICU में भर्ती करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कोविड इन्फेक्शन है, सस्पेक्टेड कोविड इन्फेक्शन है, वो आपको कब कांटेक्ट करें, ठीक है। तो माइल्ड केसेस के अंदर तो आपको बताना है उसको कि भैया ऐसे सिम्टम्स, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है जस्ट आपका, तो डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक करने की बात नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर ऐसे केसेस जो हैं वो घर पे मैनेज किए जा सकते हैं, होम आइसोलेशन करके घर पे मैनेज किए जा सकते हैं माइल्ड केसेस। मॉडरेट और सीवियर केसेस जो हैं उनको आपको इन्फॉर्म करना है कि ऐसे केसेस तुरंत आपको कांटेक्ट करें और इनको मॉडरेट और सीवियर केसेस को एडमिशन की जरूरत है, ठीक है। कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं और साइंस हैं, डेंजर साइंस और सिम्टम्स हैं जो कि आपको क्लाइंट को बताने चाहिए कि अगर ऐसा कुछ होता है या आप देखते हैं साइंस में तो आपको तुरंत उसको भर्ती करना चाहिए। कौन से डेंजर सिम्टम्स हैं, वर्सनिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी कि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जल्दी जल्दी सांस आ रहा है, ठीक है, एंड ओरली नहीं ले पा रही है, फ्लूइड या खाना या दवाइयां मुंह से नहीं ले पा रही है, ठीक है। और चेस्ट पेन हो रहा है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन, इसका मतलब लंग्स इन्वॉल्व हो गए, प्लूरा उसकी मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो गई, तो प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो रहा है।
कुछ कंफ्यूज्ड हो रही है, थकान हो रही है, ड्राउजी हो रही है, लिथार्जी है बहुत ज्यादा, या फिर ऑब्स्टेट्रिकल कंप्लेंट्स हैं, कुछ प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंप्लेन है, जैसे कि प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शंस आने लग गए, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई, फीटल मूवमेंट्स कम हो रहे हैं या बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में, ऐसे सिम्टम्स अगर क्लाइंट आपको बताती है तो उसको तुरंत उसको भर्ती करना है। साइंस मतलब आपके पास आई है और आपने चेक किया है कि रेस्पिरेटरी रेट उसकी बहुत ज्यादा है और फीवर जो है वो 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, और एंटीपायरेटिक्स यानी कि पैरासिटामोल 650 मिलीग्राम देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 से नीचे गिरने लग गई है रूम एयर पे, और लिप्स या फेस या फिंगर टिप्स जो है वो नीले पड़ने लगे, साइनोसिस होने लग गया, इसका मतलब ऑक्सीजन कम होने लगी है। ऐसे अगर आपको डेंजर साइंस या सिम्टम्स दिखते हैं तो वो मॉडरेट टू सीवियर केसेस हैं और आपको तुरंत भर्ती करना है, ठीक है। और माइल्ड केसेस में जैसे हमने बात करा है कि माइल्ड केसेस में होम आइसोलेशन करके, गार्गल्स वगैरह करके, फीवर के लिए पैरासिटामोल दे करके, या रनिंग नोज और कफ वगैरह है तो कुछ एंटीहिस्टामिनिक दे करके उसको घर पे ही मैनेज किया जा सकता है होम आइसोलेशन करके, ठीक है, माइल्ड केसेस में। ड्रग थेरेपी की जहां तक हम बात करें, मैं बहुत ज्यादा ड्रग थेरेपी में डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स नर्सेज हैं और ये इसका डिसीजन जो है ड्रग्स का वो डॉक्टर्स ले लेते हैं कि ऑक्सीजन ड्रग्स में क्या क्या चीजें देने की जरूरत पड़ती है, मॉडरेट या सीवियर केसेस में ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है, स्टेरॉइड्स देने की जरूरत पड़ती है, एंटीबायोटिक्स, एंटीकोएगुलेशन, एंटीवायरल्स और दूसरे कुछ मेडिकेशन, ठीक है। तो मैं इसमें बहुत जल्दी एक एक लाइन में ही जाऊंगी। ऑक्सीजन थेरेपी आपको पता है कि अगर रूम एयर पे ऑक्सीजन सैचुरेशन फॉल होने लग रही है, 95 से ऊपर होनी चाहिए नॉर्मल, अगर आपकी 93 से नीचे जा रही है तो मॉडरेट केसेस, 90 से भी नीचे जा रही है तो सीवियर केसेस, और आपको इस केस में ऑक्सीजन देनी है। कुछ कन्वेंशनल थेरेपी है जैसे मास्क से, कैनुला से, प्रोन पोजीशनिंग से बेटर हो सकती है ऑक्सीजन, और एयरवे ये आपका कन्वेंशनल आपका है, और नेजल कैनुला या मास्क या वेंचुरी मास्क या रीब्रीदिंग मास्क या नॉन रीब्रीदर मास्क, इन सब से आप ऑक्सीजन दे सकते हैं, ठीक है। स्टेरॉइड्स जो हैं वो माइल्ड केसेस में ज्यादातर स्टेरॉइड्स देने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ती है मॉडरेट या सीवियर केसेस के अंदर, ठीक है। और ऐसे माइल्ड केसेस जो कि 5 से 7 दिन हो गया फीवर कंट्रोल नहीं हुआ है या फिर सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी है, उनको ही स्टेरॉइड आप शुरू करेंगे क्योंकि वो अब आपके मॉडरेट कैटेगरी में फॉल होने लग गए हैं। तो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के अंदर आप स्टेरॉइड्स देते हैं। ये स्टेरॉइड्स जो है इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप मॉडरेट केसेस को घर पे मैनेज कर रहे हैं, ज्यादातर प्रेगनेंसी में मॉडरेट और सीवियर केसेस को हॉस्पिटल एडमिशन कराना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखिए कि अगर आप अस्पताल में भर्ती है तो स्टेरॉइड के डिफरेंट फॉर्म्स दिए जा सकते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन इंजेक्शन या मिथाइल प्रेडनिसोलोन टैबलेट, डेक्सामिथाजोन इंजेक्शन या डेक्सामिथाजोन टैबलेट, ठीक है। तो ज्यादातर हम ये इस फॉर्म में स्टेरॉइड देते हैं। एंटीबायोटिक प्रेगनेंसी में एजिथ्रोमाइसिन सेफ है, डॉक्सीसाइक्लिन और आइवरमेक्टिन नहीं देने, कंट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ठीक है। एंटीकोएगुलेशन की जहां तक बात करें, क्योंकि प्रेगनेंसी खुद ही अपने आप में थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉटिंग बनाने के लिए एक रिस्क फैक्टर है, प्रेगनेंसी में वैसे भी क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक है। तो वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, और अगर कोविड हो गया तो ये रिस्क आप देखिए कि और ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हॉस्पिटलाइज केसेस के अंदर जो मॉडरेट और सीवियर केसेस हैं, हॉस्पिटलाइज कोविड केसेस, उन केसेस में एंटी कोएगुलेशन जरूर देना चाहिए प्रेगनेंसी में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्री टर्म डिलीवरी हो रही है, यानी कि 24 से 34 हफ्ते के बीच में डिलीवरी हो रही है, तो हमको पता ही है कि बेबी की लंग मैच्योरिटी के लिए हम इंजेक्शन डेक्सामिथाजोन 6 मिलीग्राम IM देते हैं, 4 डोजेस 12 आवर्स अपार्ट, ठीक है। तो डेक्सामिथाजोन इंजेक्शन देते हैं 6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली, ये तो आईवी लिखा है, यहाँ इंट्रामस्कुलरली है, तो 6 मिलीग्राम इंट्रामस्कुलरली 12 आवर्ली, टोटल 4 डोजेस हम देते हैं अगर हमको लग रहा है कि प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो बेबी की लंग मैच्योरिटी के लिए, ठीक है।
एंटीवायरल्स की जहां तक बात करें उसमें हम देखते हैं कि दो चीजें आती हैं, रेमडेसिविर आता है और एक जो है अगर इंटरल्यूकिन आपका रेस्ड है सैंपलिंग का टेस्ट में आपका, तो टोसिलिजुमैब जो है वो भी दिया जा सकता है। अगेन ये दोनों प्रेगनेंसी में दिए जा सकते हैं, लेकिन सीवियर केसेस में ज्यादातर देते हैं ये दोनों। ठीक है, टेस्टिंग की जहां तक बात करें तो माइल्ड केसेस में कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, कोई ब्लड टेस्ट, कोई एक्सरे, कोई सीटी, कुछ कराने की जरूरत नहीं है माइल्ड केसेस में। ठीक है, मॉडरेट केसेस के अंदर और सीवियर केसेस में ही हम टेस्ट कराते हैं, वो भी है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, एब्सोल्यूट लिम्फोसाइट काउंट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, और इनको आप 24 से 48 घंटे यानी कि 1 से 2 दिन में रिपीट करते रहते हैं एडमिटेड केसेस में। ठीक है, और सीआरपी यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, ईएसआर, प्रोकैल्सिटोनिन, IL-6, इंटरल्यूकिन 6, एलडीएच, फेरिटिन और डी डाइमर, ये आप 2 से 3 दिन के अंदर रिपीट करते हैं। ये आपके जो है वो मार्कर्स हैं। ठीक है, कोविड के मार्कर्स हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। तो ये मॉडरेट और सीवियर केसेस में करते हैं। थोड़ी सी वैल्यू इनकी प्रेगनेंसी में डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट लेवल्स। ठीक है, आप देखेंगे डी डाइमर, अभी हमने बोला था कि प्रेगनेंसी में थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म की टेंडेंसी पहले से ही होती है, इसलिए आप देखेंगे कि डी डाइमर की रेंज जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर में नॉर्मल जो रेंज होती है नॉन प्रेग्नेंट वाले से ज्यादा होती है, इसलिए डरने की बात नहीं है। रेंज देखिए कितनी है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान करिए। ठीक है, प्रोन पोजीशन का आप लोगों ने सबने सुना है, वीडियोस भी देखे हैं आपने कि प्रोन पोजीशन करने से क्या होता है कि जो लंग के पीछे के जो हिस्सा होता है वहां भी ऑक्सीजनेशन आपकी अच्छी जाती है, ऑक्सीजन जाती है अच्छी, और ऑक्सीजन आपका जो है वो सैचुरेशन इंप्रूव होता है। तो प्रोन पोजीशन थोड़ा प्रेगनेंसी में क्या होता है, अगर टमी ज्यादा बड़ा हुआ है, टर्म प्रेगनेंसी है, तो उस केसेस में थोड़ा प्रोन करने में डिफिकल्टी हो सकती है। लेकिन अगर आप चेस्ट के नीचे पिल्लो रखें और पेल्विस के नीचे पिल्लो रखें और पेट थोड़ा सा आपका जो है वो बीच का फ्री हो जाए, तो आप प्रोन पोजीशनिंग कर सकते हैं। अगर प्रोन पोजीशनिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है तो कम से कम आप लेफ्ट जो है वो करवट करा के भी लिटा सकते हैं क्लाइंट को, लेफ्ट लेटरल या राइट लेटरल पोजीशन, प्रेफरेबली लेफ्ट लेटरल पोजीशन। ठीक है, ये मैनेजमेंट चार्ट है कि माइल्ड केसेस के अंदर जो है वो ज्यादातर हमने माइल्ड केसेस में हमने देखा कि होम आइसोलेशन करते हैं, पैरासिटामोल दीजिए, अगर फीवर है तो हाइड्रेशन मेंटेन करिए, डाइट अच्छी रखिए, और जो है वो आप डॉक्टर से टेली कंसल्टेशन और उसके थ्रू बात कर सकते हैं, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, और मॉडरेट केसेस के अंदर और सीवियर केसेस में आपको एडमिशन की जरूरत है, और तब आपको जरूरत पड़ेगी ये सारे टेस्ट कराने की, या फिर जो हमने अभी ऑक्सीजन, स्टेरॉइड, एंटीकोएगुलेशन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल्स, इन ड्रग्स की हमने बात करी, ये सब चीजों की मॉडरेट या सीवियर केसेस में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब अगर क्या है कि आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई क्लाइंट थी जिसको कोविड हुआ और वो रिकवर हो गई, तो आप क्या करोगे? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोविड होकर रिकवर हो गई है तो आप उसका एक मिड ट्राइमेस्टर में यानी कि सेकंड ट्राइमेस्टर में 18 से 20 हफ्ते के आसपास एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा के देख लीजिए कि कोई कंजेनेटल एनोमली तो नहीं है। ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपकी लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में कोविड होकर के रिकवर करी है, सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में कोविड होकर के रिकवर करी है, तो उसमें भी आप उसकी ग्रोथ को चेक करने के लिए, इन्फेक्शन हो गया, रिकवर हो गई, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद बुलाइए उसको और एक अल्ट्रासाउंड करके देखिए कि बच्चे की ग्रोथ कैसी है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रिकवर्ड केसेस के अंदर, है ना। अच्छा, अब जो है ये हमने बात करी थी एंटीनेटल की, अब हम बात करते हैं इंट्रापार्टम की। इंट्रापार्टम में क्या करना चाहिए? जब भी महिला आपके पास आ रही है लेबर में और आप उसको लेबर रूम में एडमिट कर रहे हैं या आपको ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है, तो किन चीजों का मेन ध्यान रखने की जरूरत है कि नॉर्मल वेजाइनल बर्थ जो है वो प्रेफरेबल अच्छी है, वो ही कराने की कोशिश करनी चाहिए। सिजेरियन इंडिकेटेड केसेस में करना चाहिए जहां जरूरत हो। मॉनिटरिंग बच्चे की और माँ की बहुत जरूरी है। सेकेंड स्टेज को कट शॉर्ट करिए, यानी कि क्योंकि क्या होता है कोविड में पहले से ही लंग इन्वॉल्व है, पहले से ही माँ को थकावट और ये है,
और उसके बाद सेकंड स्टेज के अंदर और स्ट्रेस होता है लेबर में, तो उसके लिए आप सेकंड स्टेज को थोड़ा कट शॉर्ट करिए, जल्दी करके बच्चे को डिलीवर कराने की कोशिश करिए। और जैसे एएमटीएसएल वगैरह में जैसे आप यूट्रोटॉनिक देते हैं, 10 यूनिट्स इंट्रामस्कुलर ऑक्सीटोसिन देते हैं बच्चे की डिलीवरी के बाद, एएमटीएसएल में वैसे ही आप पूरा एएमटीएसएल करेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स बेस्ट आउटकम, माँ और बच्चे के आउटकम अच्छे हों उसके लिए यह है कि बर्थ कंपेनियन को आप एक बर्थ कंपेनियन को रख सकते हैं, पूरा सिखा करके काउंसल करके सपोर्टिव थेरेपी दीजिए। लेबर में क्लाइंट है आपकी तो बर्थ अटेंडेंट्स आपके ट्रेंड हैं सारे, मिडवाइफ, नर्स, डॉक्टर जो भी डिलीवरी कराने के लिए हैं, जितने भी एविडेंस बेस्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के प्रोटोकॉल्स हैं आप लोगों ने पूरे सीखे हैं कैसे डिलीवरी करानी चाहिए, ठीक है, उनको फॉलो करिए। बच्चे की केयर के लिए भी एविडेंस बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के प्रोटोकॉल्स फॉलो करिए। तो ये इंट्रापार्टम की हैं। क्या प्रोटोकॉल्स हैं डिलीवरी के? रिस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर फॉलो करना चाहिए। स्क्रीनिंग एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब भर्ती हो रहा है तो आपने उनको पहले से ही स्क्रीन कर लिया, कौन सस्पेक्टेड है, कौन नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसके हिसाब से आपने उनको उस एरिया में लिया है। एक बर्थ कंपेनियन को अलाउ करिए, साथ में हाइजीन प्रोटोकॉल फॉलो करिए पूरे। नेसेसरी क्लिनिकल इंटरवेंशन जहां जरूरत हो बस वहीं पर ही इंटरवेंशन करिए। सेफ डिलीवरी प्रैक्टिसेस फॉलो करिए। बेस्ट प्रैक्टिसेस, सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा सेफ चाइल्ड बर्थ चेकलिस्ट का। पार्टोग्राफ प्लॉट करना है, डिलीवरी नोट्स बनाने हैं। तो डिलीवरी के बाद मदर को एनकरेज करिए ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए, और पोस्टनेटल केयर में काउंसलिंग करिए माँ और बच्चे की। न्यूबॉर्न को पूरा इम्यूनाइज करिए जैसे आप रूटीन में करते हैं बर्थ डोजेस से। सिजेरियन या असिस्टेड डिलीवरी केवल इंडिकेटेड केसेस में करिए जहां पर जरूरत लग रही है वहां, ठीक है। टाइमिंग डिलीवरी की क्या होनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मली तो हमने जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि बहुत हबड़ तबड़ करने की, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये है कि सेकंड स्टेज को थोड़ा कट शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि माँ को ऑलरेडी हाइपोक्सिया है, कोविड है। तो लेकिन अगर आपको लग रहा है रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सिया है, यानी कि ऑक्सीजन वगैरह देने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर कुछ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं केयर में, ठीक है। यानी कि आप डिलीवरी को एक्सपेडाइट कर सकते हैं, या जो क्लाइंट आपकी मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है, ठीक है, उनको थोड़ा सा मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो ऐसा नहीं है कि वो उसको डिलीवरी नहीं करा सकते। मैकेनिकल वेंटिलेशन अलोन इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर डिलीवरी, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि सीवियर इतना हाइपोक्सिया है या मदर की कंडीशन डिट्योरेट हो रही है, तो उस केसेस में आप जल्दी डिलीवरी कराने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्या कोविड-19 है तो एमटीपी करनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यह है कि कोविड-19 है इसलिए एमटीपी कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोविड-19 पर से इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एमटीपी, ठीक है। अगर क्लाइंट चाहती है, ये क्लाइंट का राइट है, और अगर क्लाइंट चाहती है कि उसे एमटीपी कराना है और साथ में उसको कोविड भी है, तो आप कर सकते हैं एमटीपी। अब हम आ जाते हैं डिलीवरी कराने के बाद पोस्टमार्टम केयर पे। तो पोस्टमार्टम में हमको क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, डिलीवरी कराते ही बच्चे को माँ के पेट के ऊपर लेते हैं, तुरंत उसको देखते हैं बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। रो रहा है तो असेंशियल न्यूबॉर्न केयर करते हैं, और नहीं रो रहा है तो न्यूबॉर्न रिससिटेशन करते हैं। तो वो बच्चे की जो केयर है, असेंशियल न्यूबॉर्न केयर या न्यूबॉर्न रिससिटेशन की, वो हमको बच्चे की केयर करनी है। साथ में माँ की भी जो इमीडिएट और पोस्टमार्टम केयर होती है, जो 2 घंटे के लिए लेबर में हमारे पास लेबर रूम में ही होती है 4th स्टेज में, उस टाइम पे उसकी केयर करनी चाहिए, मॉनिटरिंग करनी चाहिए। यूट्रस कॉन्ट्रैक्टेड है कि नहीं, ब्लीडिंग कैसी हो रही है, वाइटल्स कैसे हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है, ये सब चेक करना है। बच्चे की जितनी जल्दी हो सके ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करानी है। केएमसी, रूमिंग इन, इनके लिए आगे हम बात करेंगे कि डब्ल्यूएचओ कहता है कि रूमिंग इन एंड कंगारू मदर केयर दोनों ही करा सकते हैं, भले ही मदर कोविड पॉजिटिव है तब भी, ठीक है। और फैमिली प्लानिंग की जरूर काउंसलिंग करनी चाहिए पोस्टमार्टम में,
ठीक है, तो ये हमने कुछ इंटरवेंशंस की बात करी पोस्टमार्टम में। ये मैं आपको WHO के कुछ बात कर रही थी प्रोटोकॉल्स के, जिसमें WHO ने गवर्नमेंट की गाइडलाइंस, हमारी गवर्नमेंट की, भारत सरकार की गाइडलाइंस है, WHO की हैं, फॉक्सी की हैं, फिगो की हैं, RCOG, ACOG, आप जितनी भी नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस की बात करें, सभी गाइडलाइंस ये कहती हैं कि कोविड पॉजिटिव मदर है तब भी वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड जरूर कराए। ठीक है, ध्यान क्या रखना है कि रेस्पिरेटरी हाइजीन बनाए रखना है, हाथ धोकर के बच्चे को पकड़े, मास्क पहन करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराए, ब्रेस्ट को पहले साफ कर ले। ठीक है, अगर उसने छींका या खांसा है और ब्रेस्ट पे गिरा है तो ब्रेस्ट को पहले साफ कर ले, हाथ धो ले और मास्क पहन के बच्चे को फीड कराए। हाँ, ये है कि बच्चे को चूमना नहीं है, प्यार जैसे ना, तो दूर से ही मतलब, और फीड कराने के बाद जो है वो किसी बर्थ कंपेनियन को हैंड ओवर कर सकती है जो कि कोविड पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, और आसपास की जो सरफेसेस हैं अपनी, उसके आसपास की जो भी चीजें हैं वो साफ होनी चाहिए, हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से उसको क्लीन करते रहे। तो ये गाइडलाइंस है ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, डायरेक्ट मास्क पहन करके फीड करा सकती है, लेकिन अगर माँ को लग रहा है कि वो उतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि ब्रेस्ट फीड करा पाए, उसकी कंडीशन ज्यादा ऑक्सीजन फॉल हो रही है या सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क करके भी बच्चे को माँ का दूध दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने बात करी इसकी। जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं कोविड से रिलेटेड, वो 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी में क्या है कि पहले आप टेस्ट करके देखिए, अगर आपका पॉजिटिव आता है या सस्पेक्टेड है तो उनको ट्रैक करिए, पॉजिटिव केसेस को आइसोलेट करिए, ट्रीट करिए और वैक्सीनेट करिए। ठीक है, तो टेस्ट आप कुछ आपने एक आध दिन पहले का न्यूज चैनल्स में अगर देखा हो तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो सभी स्टेट के मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग करी थी, जिसमें कि टी 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 और टी, 4 टी की बात हो रही थी। आप याद कर लीजिए 4T। 4T के अंदर आता है टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टीका। वैक्सीनेशन को उन्होंने नाम दिया था टीका। तो 4T, तो ये आपका प्लस आइसोलेशन तो है ही, अगर पॉजिटिव केसेस है तो उनको आइसोलेट करना है। तो ये आपके 4T यानी कि 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी जो है वो आपकी गवर्नमेंट फॉलो करती है पॉजिटिव केसेस को डायग्नोस करने के लिए और प्रिवेंशन के लिए। अब हम बात करते हैं वैक्सीनेशन की। अभी हमने बात करी प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, इंट्रापार्टम केयर, पोस्टपार्टम केयर, ब्रेस्ट फीडिंग, इस पे हमने बात करी। अब हम बात कर रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन की। कोविड वैक्सीनेशन में आपको ये पता है कि हमारे इंडिया में अभी फिलहाल गवर्नमेंट की तरफ से 2 वैक्सीन उपलब्ध थी, कोवैक्सीन जो कि किल्ड होल वायरस है, और कोविशील्ड जो कि आपका उसकी एक एडिनो वायरस के जो उसके वायरल वेक्टर से बना हुआ है, एक पोर्शन से बना हुआ है वैक्सीन कोविशील्ड। ठीक है, अब अभी और इंडिया में गवर्नमेंट बाहर से भी हमारा जो है वो स्पुतनिक वी आ गया है, इसके अलावा मेडोना और ये आपका फाइजर का जो ये है, तो ये वाली वैक्सीन भी जो है जॉनसन एंड जॉनसन की, ये भी आने की पाइपलाइन में है। ठीक है, तो अभी अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से करें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड दोनों उपलब्ध हैं, और दोनों ही प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में अब गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेड है। पहले नहीं था, कंट्राइंडिकेटेड था, लेकिन अब गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आ गई हैं। ये लेटर्स मैंने देखी लगाए हुए हैं दोनों। 19 मई को भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी का एक ऑर्डर निकला था, जिसमें कि आप ये देखेंगे यहाँ पर 3rd पॉइंट जो है उसमें लिखा है कोविड-19 वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड फॉर ऑल लैक्टेटिंग विमेन। तो ये 19 मई का लेटर निकला हुआ है लैक्टेटिंग वुमेन के लिए, और 2 जुलाई को निकला है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए वैक्सीनेशन का। ठीक है, तो दोनों में अब रिकमेंडेड है प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में। कुछ गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टर्स भी निकले हैं, और उसमें उन पोस्टर्स के अंदर क्या है, कुछ एफएक्यूज हैं, ज्यादातर जो आपको महिला पूछ सकती है या एज प्रोवाइडर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आर देयर एनी साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन ऑन प्रेग्नेंट वुमेन और हर फीटस। आपसे क्लाइंट पूछेगी ना, और आपको काउंसिल भी करना है, काउंसलिंग करने के बाद ही उसको प्रेगनेंसी या लैक्टेशन में वैक्सीन लगाइए। ठीक है, तो
आप उसको काउंसिल करिएगा कि वैक्सीन लगाने की वजह से जो है वैक्सीन की जगह पे थोड़ा बुखार आएगा, थोड़ा दर्द हो सकता है, इंजेक्शन की जगह पे थोड़ी सी थकावट हो सकती है 1 से 3 दिन के अंदर। लेकिन कोविड-19 वैक्सीनेशन का ये देखने में आया है कि ऐसा कोई बच्चे पे या माँ पे कोई बुरा असर हो या रिस्क हो, ऐसा अनलाइकली है, नहीं है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन शुड द वैक्सीन बी गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, तो आंसर ये है कि कभी भी शेड्यूल किया जा सकता है, एनी टाइम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है। तीसरा एफएक्यू है कि विच प्रेग्नेंट वुमेन आर एट हायर रिस्क फॉर डेवलपिंग कॉम्प्लिकेशन आफ्टर कोविड-19। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जिनको कुछ पहले से ही बीमारी है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी की डिसीज, लिवर की डिसीज, लंग की डिसीज, इम्यूनोसप्रेसेंट ले रही हैं, ऐसी महिलाएं, उनको कोविड-19 हो करके सिवियर होने का खतरा ज्यादा है, कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज कोविड-19 अफेक्ट द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। हमको पता है माँ पे क्या असर पड़ता है, एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स हो सकते हैं, माँ सीरियस हो सकती है, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत हो सकती है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, सिजेरियन की जरूरत पड़ सकती है, इवन सीवियर होकर के डेथ होने की टेंडेंसी भी है। ठीक है, तो ये माँ पे इफेक्ट हो गए। फिर ये है कि क्या वैक्सीन की प्रेगनेंसी में कोई कंट्रा इंडिकेशन है। तो कंट्रा इंडिकेशन प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीनेशन की एज सच वही कंट्रा इंडिकेशन है जो जनरल वैक्सीन की है ना। जैसे अगर आपको एलर्जी है, किसी आपने पहले डोज लिया कोविड का और उससे आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हुई, तो फिर आप मत लीजिए कोविड। या आपको कुछ इंजेक्टेबल वैक्सीन से या कुछ इंजेक्टेबल थेरेपी से या ड्रग से या फूड से कुछ एलर्जिक रिएक्शन की हिस्ट्री है तो मत लीजिए। या आपको प्रेगनेंसी में कोविड इन्फेक्शन हुआ है, तो ये भी गाइडलाइन गवर्नमेंट की है कि किसी नॉन प्रेग्नेंट के लिए भी अगर कि कोविड इन्फेक्शन अगर हुआ है तो आप कोविड वैक्सीन को 3 महीने तक डिले करिए। ठीक है, तो ये आपकी कंट्राइंडिकेशन में आ जाता है। फिर यह है कि वाई, क्यों कोविड-19 वैक्सीन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए रिकमेंडेड किया है। सभी ने, नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने, सभी ने रिकमेंड कर दिया कि क्यों प्रेगनेंसी में देना चाहिए। बिकॉज हमको पता है कि प्रेग्नेंट वुमेन जिसको कि प्रेग्नेंट वुमेन को कोविड-19 होने का खतरा ज्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर जिनको कोविड-19 हो जाता है प्रेग्नेंट वुमेन को, उसके आउटकम बहुत पुअर हो सकते हैं, ये हमने अभी पढ़ा। ठीक है, प्री टर्म बर्थ हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, आईसीयू में एडमिशन की जरूरत हो सकती है, डेथ हो सकती है, आगे मॉर्बिडिटी चल सकती है, काफी लंबे टाइम तक डिसीज चल सकती है। तो इसलिए जो है वो वैक्सीन लगाना चाहिए। ये कुछ और पोस्टर्स हैं कि डोज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, कोविड-19 वैक्सीनेशन इज सेफ फॉर बोथ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड हर चाइल्ड। सिम्टोमेटिक प्रेग्नेंट वुमेन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ सीवियर डिसीज, जिनको कि मतलब ऐसा, एंड इट माइट अफेक्ट द फीटस टू। इस जिनको हो गया कोविड-19 उनको ज्यादा खतरा है डिसीज के कॉम्प्लिकेशन का, इसलिए बेटर है कि उनको होने ही ना दिया जाए, इसलिए प्रेगनेंसी में कोविड वैक्सीन लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ पोस्टर्स हैं। ये एक काउंसलिंग बुक निकाली है गवर्नमेंट ने, काउंसलिंग प्रेग्नेंट वुमेन फॉर कोविड-19 वैक्सीन। इसके अंदर सारे एफएक्यूज दे रखे हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो अभी हमने पढ़े हैं, और क्या क्या पॉइंट्स जो कि आपको प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन को काउंसिल करके फिर उसको वैक्सीन लगाना चाहिए। तो ये आप गवर्नमेंट की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं काउंसलिंग बुकलेट। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने ये एक ऑपरेशनल गाइडेंस निकाला है, प्रेगनेंसी वैक्सीनेट कोविड-19 वैक्सीनेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, कि क्या इंडिकेशन है, क्या कंट्रा इंडिकेशन है, क्यों लगाना है, क्या डोजेस हैं, तो ये सारा का सारा ये ऑपरेशनल गाइडलाइन, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं गवर्नमेंट की साइट से। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि अब हमारा टेक होम मैसेजेस क्या हैं, तो क्या हम इस पूरे प्रेजेंटेशन से क्या सीख के जा सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन जो है उसको कोविड-19 एक्सपोजर का खतरा उतना है जितना कि नॉर्मल लोगों को है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा ज्यादा है कोविड से। इसीलिए रिकमेंडेशन है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन दोनों रख करके वो कोविड से अपने आप का बचाव करें, नंबर 1। नंबर 2, एंटीनेटल विजिट्स जो हैं वो आप मिनिमम करें, रिड्यूस कर लें नंबर ऑफ विजिट्स, ड्यूरेशन कम करें विजिट का, और साथ में आप इंटरवल भी बढ़ा सकते हैं, और कुछ विजिट्स जो हैं वो आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। ट्रायल जो मस्ट है,
ट्रायल जिम में आया है ताकि आपके जो कोविड केसेस हैं उससे नॉन कोविड केसेस को इन्फेक्शन ना फैले। इसके लिए जरूरी है कि एंट्रेंस पे ही आप ट्रायल्स कर लें, स्क्रीनिंग कर लें कि कौन केसेस जो है वो नॉन नेगेटिव हैं, कौन सस्पेक्टेड हैं, कौन पॉजिटिव हैं, और उसके हिसाब से ही फिर उनको डायरेक्ट करें। ठीक है। और अगर कोविड पॉजिटिव केसेस को मैनेज करना है आपको, तो मैनेजमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करनी चाहिए। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब हमको पता है कि कोविड केसेस में कॉम्प्लिकेशन की चांसेस ज्यादा है, माँ में भी बच्चे में भी। ठीक है। और वो कॉम्प्लिकेशन ऑब्स्टेट्रिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड, या बच्चे से रिलेटेड, या लंग्स से रिलेटेड। तो इसीलिए आपकी गायनेकोलॉजिस्ट होना चाहिए, पीडियाट्रिशियन होना चाहिए, आपका पल्मोनोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आपके एनेस्थेटिस्ट हो सकते हैं। ठीक है। तो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यूज करनी चाहिए। और 5 फोल्ड आपने देखा GOI की स्ट्रेटेजी है कि टेस्ट, ट्रैक, आइसोलेट। मैडम आपका आवाज नहीं आ रहा है। I think so, ma'am got disconnect or what? हाँ, डॉक्टर सुनीता मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है कि मैडम ज्वाइन हो जाएंगे। जर कोणाला काही प्रश्न असेल ना ते आपल्या चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकतात. ओके, मॅडम जॉईन होईपर्यंत तुम्हाला आता सेशन कसं वाटलं याची एक फीडबॅक लिंक मी शेअर केली आता चॅट बॉक्समध्ये. तसेच तुम्हाला जर काही प्रश्न असेल तर तुम्ही विचारू शकता किंवा चॅट बॉक्समध्ये पण ऍड करू शकता. मॅडम परत जॉईन होते. ओके, एकच मिनिट, मॅडम जॉईन करतात ते. कोणाला काही प्रश्न आहे का आजच्या सेशनवर? काही डाऊट किंवा तुम्ही तुमच्या हॉस्पिटलला ANC किंवा डिलिव्हरीच्या पेशंटला कसं हँडल करता, काय काळजी घेता, तुम्हाला कोणाला काही शेअर करायचंय? सिस्टर, डॉक्टर, तुम्ही शेअर करू शकता किंवा तुमच्या इथे पॉझिटिव्ह पेशंटची डिलिव्हरी होते का? यस, हेलो मैम. हाँ आकाश, तो ये लास्ट स्लाइड तक, समरी स्लाइड की मैसेजेस तक सबको दिया ना, दिखाई दिया ना? आई थिंक उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हुई हूँ, तो दिस वाज माय लास्ट स्लाइड. ओके, ठीक है.
किसी को कोई क्वेश्चन है, सिस्टर्स, डॉक्टर्स, या फिर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा एएनसी आपके यहाँ पे कैसे हैंडल करते हैं आप, पॉजिटिव नेगेटिव? सिस्टर कोई, रूपाली सिस्टर, अश्विनी सिस्टर, रेशमा सिस्टर? या डॉक्टर पण बोलू शकतात. मैम कमेंट्स आए हैं नाइस लेक्चर, तो स्टाफ को तो काफी अच्छा लगा आज का लेक्चर. थैंक यू. अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं. या जैसे अभी डॉक्टर आकाश ने बोला कि आपके कुछ एक्सपीरियंस है, आप अपने अस्पताल में कैसे मैनेज करते हैं ऐसे केसेस को, कैसे आपने आइसोलेशन वार्ड्स बनाए हैं, लेबर रूम ओटी बनाया है, कुछ भी आपका एक्सपीरियंस है एएनसी, आईएनसी, पीएनसी में. वैक्सीन आप लोगों के स्टेट में शुरू हो गया है क्या लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट वुमेन के लिए? तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है? कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. मैडम बहुत बहुत शुक्रिया, हमको बहुत अच्छी मालूमात मिली आज. थैंक यू. Ma'am, अभी I think nobody has question. We can end the session here कि उनके ड्यूटीज भी है. तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुनीता मैम, हमारे साथ एक मैटरनल हेल्थ और कोविड का एकदम सिंपल लैंग्वेज में हमको पढ़ाया, एंड हमारे सिस्टर्स को उसका बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा जैसे सिस्टर्स बोल रहे थे. एंड थैंक यू वेरी वेरी मच अगेन फ्रॉम प्रोजेक्ट ब्रीथ एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुणे फॉर योर एक्सपर्टीज. Thank you, Dr. Sunita ma'am. Kunal here. Thank you all for sparing that time. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Bye. Bye. Bye.